हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं वास्तविक संख्याओं से ही जुड़ा हुआ। कल जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है इस बारे में बताया, कैसे हल करते हैं वो भी बताया। आज बारी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। अब आपको बताएं कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। करते क्या है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, अब इसमें सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है कि अब देखिए, ये एक जो है एल्गोरिथम सुपरिभाषित एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम होती क्या है? एक सुपरिभाषित श्रृंखला होती है। श्रृंखला आप जानते हो, जैसे किसी एक चैन को कहते हैं या चरण को कहते हैं। जो हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो उसके स्टेप बाय स्टेप हल करने की क्रिया को हम श्रृंखला कहते हैं। जैसा कि कल हमने ये एक उदाहरण लिया था, बी भाग ए क्यू और आर का। ये जो स्टेप होता है यही क्या है? एक श्रृंखला है। अब बात करते हैं, जैसे जो है और दो संख्याएं कोई मान लो सी और डी ले लें। हम क्या ले लें? सी और डी। मान लो ये बड़ा है, सी क्या है? बड़ा है, क्योंकि सी ग्रेटर देन डी। अब देखिए, सी ग्रेटर देन डी में हम जो है डी से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे सी में, तो कुछ हमारा भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। तो भागफल आया क्यों और शेषफल क्या आया? आर। डी से हमने डिवाइड किया सी में, भागफल क्या आया? क्यों और शेषफल क्या आया? आर। अब देखिए, अगर इसका जो हमने कल एक फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वो क्या बनेगा? तो सी बराबर डी क्यू प्लस आर। एक चीज़ और बताया था, यदि ऐसा नंबर हमें लिखना है तो हमको जो है 0 लेस देन इक्वल आर। आर का मान हमेशा 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। फिर जो हमारा ये वाला भाजक होता है, भाजक हमेशा आर से क्या होगा? बड़ा होगा। हमेशा आर से भाजक क्या होगा? बड़ा होगा। आइए बात करते हैं इसका प्रयोग क्या निकालने के लिए करते हैं। तो हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जैसे हम आम भाषा में पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक या मासा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मासा। हम आम भाषा में इसे क्या कहते हैं? मासा। तो हमें मासा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सवाल ले रखा है मैंने, जैसे अब यहीं पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये श्रृंखला क्यों इसे कहते हैं। जैसे आपका ये आर जो है शेषफल बचा, आर क्या बचा? शेषफल बचा। आर जो है हमारा शेषफल है। अब जैसे मान लो कि इसके आगे हमारा भाग खत्म नहीं हो रहा है, एक क्रिया और जा रही है ऐसे ही करके, ठीक है, और भाग देना है। तो इस श्रृंखला को ही जब तक शेष बचता रहेगा, अगर भाग देने की अब भाग हमारा इससे ज़्यादा जा रहा है तो हम इसी श्रृंखला को बढ़ाते जाएंगे जब तक ये शेषफल हमारा दूसरी स्थिति मान लो अगर डी से इससे छोटा हमें चाहिए, पहले डी से छोटा आर होना चाहिए। यदि आर बड़ा है हमारा तो पुनः फिर भाग देंगे, ठीक है, फिर देते चले जाएंगे और जब तक हमारा शेषफल शून्य ना मिल जाए तो इस क्रिया को, लेकिन ध्यान रहे शून्य हमें सिर्फ HCF निकालने के लिए ही करना पड़ेगा। वो जो हमने प्रमेयिका में बताया था उसमें शेषफल कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4, लेकिन जब आप HCF निकालोगे तो उसमें शून्य ज़रूर निकलेगा और जब तक शून्य नहीं आ जाएगा तब तक हम अपनी क्रिया को दोहराते रहेंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, एक सवाल लेकर के आए हैं हम, उसको करते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि करना कैसे है। तो आप देख रहे हो, जैसे हमारे पास 12,576 दिया हुआ है और 4,052। 12,576 में
12,576 क्या है, बड़ा नंबर है। जैसे अब कह दे इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, मासा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, 12,576। अच्छा, ये सवाल हमने इसलिए लिया है ताकि इससे आप इस सवाल का बेसिक भी सीख जाएंगे, और इससे जो जैसे 4 संख्या, ये 5 अंक हैं, 4 अंक हैं, इस तरीके के जो बड़े सवाल होते हैं, छोटा सवाल जानबूझकर मैंने नहीं लिया है, क्योंकि बड़े सवाल करने से ही आपके साथ ज़्यादा समझ में आएगा। छोटा भी हम करके बताएंगे, एक्सरसाइज में है आपके छोटा सा सवाल, लेकिन हम इससे शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपके मेथड समझ में आ जाए। इतना लिखने के बाद हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह दो आप, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब सबसे पहले ये साइड में हम अपना रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क कैसे करेंगे, अब देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो ये 4,000 है, ये 12,000 है, लगभग हमारा 3 गुना बन रहा है। तो 3 से हम पहले डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 एक मिला हासिल 15 हो जाएगा, 3 चौको 12, लगभग 12,156 मिला। अब माइनस कर देंगे हम नीचे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 0 कितना मिला, 2, 4, 420 बचा, 420 बचा। आइए अब इसको यहाँ पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए हमारा भाजक क्या है, भाज्य क्या है, 12,576 कितना है, 12,576। अब भाजक क्या है, 4,052 गुणे क्या कर देंगे, कितना भागफल हमारा 3 प्लस शेषफल कितना है 420। यहाँ पर आगे लिख देंगे, यहाँ पर r नॉट इक्वल 0, चूँकि इसलिए r जहाँ लिख देंगे, जहाँ हमारा r क्या है, नॉट इक्वल 0। जो अब हमने ये आपको बताया था, जब तक r हमारा शून्य नहीं हो जाएगा हम अपनी क्रिया को दोहराते रहेंगे। दूसरी स्थिति में जो हमारा शेषफल होगा वो हमारा भाजक बन जाएगा। जो हमारा भाजक था क्या बन जाएगा, भाज्य 4,052। अब हम लगभग देख रहे हैं कि अगर 10 से 9 से गुणा करते हैं तो 9 चौको 36, लगभग 4,000 के आसपास जा रहा है। तो हम 9 से भाग देंगे इसका, यानी कि 9 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 दूनी 18 की 8 और हासिल मिला 1, 9 चौको 36, 1 37, क्या है 36, 1 37। माइनस कर देंगे, फिर देखिए इससे एक हासिल देंगे 12, ऐसे ही माइनस हो जाएगा 2, इससे एक हासिल देंगे 15, 15 में 8 गए 7, 15 में 8 गए 7, और ये बचा 9, 9 में 7 गए 2, क्या बचा 272। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 4,052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस 272, जहाँ अब भी देख रहे हैं r नॉट इक्वल 0, r क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर 272 से फिर से 420 में क्या देंगे, भाग। अब आप देख रहे हो कि 272 में यदि हम 2 बार भाग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 420 से, इसलिए एक ही बार अपनी क्रिया को दोहराएंगे और एक बार जा कर के 272 से माइनस कर देंगे। एक बार जा कर के 10 में 2 गए 8, 11 में 7 गए 4 और 3 में 2 गए 1, 148 बचेगा। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि अब लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148। अभी भी देख रहे हैं कि हमारा r नॉट इक्वल 0। फिर से इसी क्रिया को हम दोहराएंगे 272 देख रहे हैं, फिर से एक बार जाएगा, एक ही बार गया, 148 लिखा हमने।
फिर देखिए अब ये हो जाएगा, इससे खिंचल देंगे 12, 12 में 8 गए 4, ये बचा 6, 6 में 4 गए 2, 2 में 1 गए 1, यहाँ पे माइनस, कितना बचा 124। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124। फिर से देखेंगे r नॉट इक्वल 0, r क्या है नॉट इक्वल 0। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 148 में भाग देंगे और देख रहे हैं एक तो 148 एक बार फिर से जाएगा, एक बार फिर से जाएगा, फिर से जाएगा। देखिए 124 से अब हम भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, अब हमारा बचेगा 24, क्या बचेगा 24। तो दूसरा स्टेप क्या बन जाएगा, अगला स्टेप 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप फिर से हम करेंगे, तो अब 24 से इसमें भाग देंगे, 124 में 124 में भाग देंगे तो अब कितनी बार 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 4 बचेगा, क्या बचेगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 124 बराबर 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4, 24 गुणे 5। अब देख रहे हैं नीचे 4 शेष बच रहा है तो 4 से हम भाग देंगे। अब भाजक क्या हमारा बन जाएगा, पहले वाला भाजक अब हमारा अगले स्टेप में भाज्य बन जाएगा। तो 4 छंग 24। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, शून्य। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब तक हमारा आंसर शून्य नहीं हो जाएगा तब तक हम अपनी क्रिया को दोहराते रहेंगे और अंत में जब शून्य आ जाएगा तो जिस भाजक पर शून्य आएगा वही दोनों संख्याओं का मासा होता है। तो अगला स्टेप आप देख रहे हैं कि अगले स्टेप क्या हो जाएगा, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखते चले आएंगे r नॉट इक्वल 0, r नॉट इक्वल 0, r इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर 0 आ गया तो इस भाजक पर आया है, अतः HCF ऑफ 12,576 एंड 4,52 का क्या हो जाएगा 4। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझते हैं इसे। जैसे कि कई सारी बुक में हमने देखा कि यहाँ पर चरण भी दर्शाए जाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पाँचवा चरण, छठवां चरण और सातवां चरण, ऐसे कर कर के आप चरण भी दर्शा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि फिर से हम एक बार इसे समझेंगे। हमारी संख्या क्या थी, 4052 और 12,576। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये 4000 है, 12000। आप सोचो भाग कैसे दें हम, कितने का गुणा करें, तो 4 थे 12, 4000 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12000 आ जाएगा। आगे वाली संख्या से हमें मतलब नहीं है। देखते हैं, हमने 3 से गुणा किया, 12,156 आया, घटा दिया 420 आया। अब जो हमारा शेषफल बचता है, जो भी हमारा शेषफल बचता है अगली क्रिया के लिए वो हमारा भाजक बन जाता है, और जो पहले वाला हमारा भाजक रहता है अगली क्रिया के लिए भाज्य बन जाता है। अगली क्रिया के लिए क्या बन जाता है, भाज्य। अब हम 420 से फिर से 9 बार भाग लेकर गए तो 3780 आया, 272 शेष आया। फिर अगले स्टेप में जो है यानी कि अगले चरण में 272 हमारा भाजक हो गया, 420 भाज्य हो गया। फिर एक बार गया भाग, 272 आ गया, फिर घटाया 148 आ गया, 148 से फिर अब 272 हमारा भाज्य हो गया, एक बार फिर भाग गया 148 आया, घटाया हमने 124 आया। फिर अब 124 हमारा बन गया भाज्य। 124 से एक बार फिर भाग दिया, 124 से वो 148 से 124 घटाया तो हमारा 24 आया। 24 को फिर से हमने जो है अब 24 को जो है भाजक बनाया और 124 को भाज्य बनाया। फिर 5 से हमने किया तो 24 पंचे 120, 4 बचा, 4 से फिर हमने भाग दिया, 4 से फिर किस में भाग दिया, पहले वाले भाजक में, क्योंकि अब क्या बन जाएगा हमारा भाज्य। तो 4 छंग 24 और अंततः में हमें क्या मिल गया 0। तो हमने देखा कि जो है 0 आने पर ही हमारा आंसर निकलेगा। आंसर क्या रहेगा, भाजक।
जीरो आने के पहले वाला जो भाजक होगा वो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा निकालने की विधि होती है। जैसे 12,576 और 4,052 का जो HCF है वो कितना है, 4 है। वो कितना है, 4। आइए अब अगला उदाहरण लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उसमें जो है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यानी कि सॉल्यूशन जो होगा हमारा सॉल्व होगा, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब ध्यान रखिए यहाँ पर जो क्यू का गुणांक होगा वही हमारा b होगा, तो b बराबर 2, b बराबर 2। कल हमने आपको इसके अकॉर्डिंग देखिए एक चीज ये बन जाएगा कि a = a। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें, पहले हम एक भाग की क्रिया करेंगे। कैसे, 2 से a में भाग देंगे तो कोई कुछ संख्या हमारी भागफल आएगी और कुछ शेषफल आएगा। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बनेगा, a = 2q + r, a = 2q + r। और हमने एक चीज ये बताया था कि r का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। भाजक कितना है हमारा, 2। r का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो भाजक हमारा कितना है, 2। इसका मतलब r का मान या तो 0 होगा या तो 1। यही दोनों मान संभव है। r के सिर्फ और सिर्फ 2 मान संभव हैं, 0 और 1। कौन कौन से, 0 और 1। अब यहाँ पर वो मान रखेंगे, तो जैसे a के संभव मान, a के संभव मान क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिख देंगे r = 0, 1। r के मान यही 2 संभव हैं। तो अब हम यहाँ पे a = 2q + 0 कर देंगे, जहाँ r = क्या रखा हमने, 0, तो यानी कि a = क्या हो जाएगा, 2q। a = क्या हो जाएगा, 2q। सेकंड जो a का संभव मान होगा, a = 2q + 1, a = 2q + 1, क्योंकि r की जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। और सेकंड a का संभव मान क्या हो जाएगा, 2q + 1, r = 1 रखेगा। अब आप देख रहे हैं कि 2a के संभव मान मिले, यानी कि जहां पे हमने ये माना था a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो उसमें से a के 2 मान मिले हैं। अब प्रश्न पढ़ेंगे, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो देख रहे हैं आप, एक मान 2q है। अब आप देख रहे हैं किसी भी संख्या, चाहे हमारी विषम संख्या हो चाहे हमारी सम संख्या हो, यदि हम उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं तो प्राप्त संख्या सम संख्या होती है। प्राप्त संख्या कैसी संख्या होती है, तो सम संख्या होती है। तो आप देख रहे हैं 2q में 2q संख्या 2q 2 से विभाज्य है, इसलिए 2q एक सम संख्या है। 2q क्या है, एक सम संख्या। और आप जानते हैं यदि किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो वह संख्या विषम संख्या के रूप में बन जाती है। तो आप देख रहे हैं 2q था, 2q में एक जोड़ दिया गया, तो अगली संख्या जो हमारी बनी 2q + 1, वो कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं, अतः यह एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। फिर से एक बार देख लीजिए इसको,
दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो हमने माना a एक क्या है, धनात्मक संख्या, a एक धनात्मक संख्या है। फिर अब हमारा b क्या है, b यही है, b का मान जो हमारा ये संख्या दी होगी उसका जो गुणांक होगा वही हमारा b का मान होगा। फिर हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप देख रहे हो कि ये वर्क आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, ये हमने आपको समझने के लिए बताया है कि इस तरीके जैसे हमने आपको एल्गोरिथम का रूल बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमने किया। a में 2 से भाग किया तो हमारा जो भागफल आएगा क्यों करके कुछ आएगा और जो हमारा शेषफल आएगा वो r करके आएगा। फिर a बराबर 2q + r लिया हमने। r के यहाँ पे संभव मान देख सकते हैं कि हमने एक चीज यहाँ पे ये बताया था कि 0 < r, r का जो मान होगा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा तथा जो हमारा भाजक यानी कि b का मान होगा वो r से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो आप देख रहे हैं कि r का मान 2 से छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा, इसलिए दो ही ऐसे मान संभव है, 0 और 1। और हम यहाँ पे माइनस संख्या क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से पता है क्योंकि r का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो उसके बाद a के संभव मान तो हमने 2q + r में पहले 0 रख दिया, यहाँ पर 0 तो ये 2q आ गया। फिर 2q + r में 1 रख दिया, 2q + 1 हो गया। अतः आप देख रहे हैं सॉल्यूशन। आइए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 1 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक। फिर से वही नियम, सबसे पहले हम मानेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक माना a एक धनात्मक पूर्णांक। हम मानेंगे b बराबर, अब क्या है क्यों का गुणांक 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही क्रिया हम साइड में आकर के 4 से a में डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारा q जैसा भागफल आ जाएगा और r जैसा शेषफल, r जैसा क्या हो जाएगा, शेषफल। अब यहाँ पे आप एक चीज ये देख रहे हैं कि r के संभव मान क्या क्या बन रहे हैं, तो r का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा, इसका मतलब पहला मान 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा। ये r के संभव मान है। कैसे मान है, r के संभव। अब देखिए b की वैल्यू हमने 4 ले ली, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करेंगे, वहां से बनाएंगे a = 4q + r, a = 4q + 1, जहाँ r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं। अब लिखेंगे a के संभव मान, a के संभव मान। सबसे पहले हम a की जगह 0 रखेंगे तो 4q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऐसे ही कॉमा करके हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर r की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 4q बचेगा, a का मान 4q हो गया। अब सेकंड मान देखिए, अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो 4q + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 रखने पर, 4q + 1, तो 4q + 1, 4q + 1 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 2 रखने पर 4q + 2, 4q + 2 हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा 3 रखने पर 4q + 3। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 1 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक। हमको विषम बताना है ना कि सम। तो सबसे पहले अपने संख्याओं की बात करेंगे। 4q लिखेंगे 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है
विभाज्य इसलिए सम संख्या है, इसलिए सम संख्या, तो हमें सम संख्या नहीं लेनी है। फिर लिखेंगे 4q + 1 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। फिर 4q + 2 लेंगे, या हम इसे कह दें 2 कॉमन लेके 2q + 1, 2q + 1 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः ये सम संख्या है। ये भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। फिर लिखेंगे 4q + 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये कैसी संख्या है? विषम। प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से केवल 2 ही संख्या है जो आपकी विषम के रूप को दर्शाती हैं, अतः नीचे लिख देंगे। सिद्ध हुआ, हमारा कथन सिद्ध हुआ कि 4q + 1 और 4q + 3 क्या है? एक विषम संख्या। आइए फिर से एक बार इसे समझते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, हमने b क्या लिया, b = 4 है। याद रखिएगा, अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसमें समझने में दिक्कत होगी, इसलिए पहला वीडियो और इसके बाद ये दूसरा वीडियो, इसके पहले वाले जो हमने जो बताया है एल्गोरिथम, प्रमेय, प्रमेयिका, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी बहुत जरूरी है, वरना ये रूल नहीं आएगा। बात करेंगे, फिर से हम 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्यों हमारा कुछ भागफल जैसा आएगा और r क्या आ जाएगा? शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, तो a = 4q + r, और यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि 0 ≤ r और <4। r क्या हो जाएगा? 4 से हमेशा कम जाएगा, क्योंकि 4 हमारा क्या है? भाजक, और शेषफल जब तक भाजक से छोटा नहीं होता तब तक हमारी भाग की क्रिया चलती रहती है। a के संभव मान, सबसे पहले हमने r की जगह 0 रखा तो 4q आया, फिर 1 रखा तो 4q + 1 हो गया, फिर 2 रखा तो 4q + 2 हो गया, फिर 3 रखा तो 4q + 3 हो गया। फिर देखा कि हमने 4q क्या है? 2 से विभाज्य है, अब हर 2 से विभाज्य होने वाली संख्या सम संख्या होती है। फिर 4q + 1 रखा, तो देख रहे हैं कोई भी ये विषम संख्या का रूप ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी सम संख्या में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या बनेगी। अब विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है, अतः वो एक विषम संख्या ही रहेगी। 4q + 2, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, आप देख रहे हैं ये 2 अगर कॉमन मिल गया तो इसका मतलब क्या है? ये भी 2 से विभाज्य है, ये एक सम संख्या बन गई। फिर अगली संख्या हमारी 4q + 3 है। अब देखिए सम संख्या, तो सम संख्या में विषम नंबर ऐड करेंगे तो विषम उत्तर क्या आएगा? हमारा विषम संख्या ही आएगी, इसलिए ये भी हमारी क्या है? विषम संख्या। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है? पूर्णांक है। तो अगली वीडियो में हम अपनी प्रश्नावली की बात करेंगे, और इन वीडियो में जो है आपको एक चीज ये भी देखना है कि सबसे पहले बेसिक जानकारी जो भी मैंने आपको पहले वीडियो में दी है, तो उनके माध्यम से जो है उसको पढ़ते रहें। संख्या होती क्या है, संख्या है क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है और विभाज्य संख्या है, ये सभी चीजें आनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।